औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ऑटोमोटिव स्कैनर्स, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो कि मुकम्मल उर्दू ज़बान में है, और ये उसका वॉल्यूम नंबर 1 है जो कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को कवर करता है, ओबीडी फंक्शंस को और फिर कुछ स्पेशल फंक्शंस को कवर करता है। ये जो गाइड बनाई गई है बेसिकली थिंक कार का थिंक डैग जो डिवाइस है उसका सॉफ्टवेयर है, और फिर किंग बुलियन का ई डैग एलीट के लिए जो सॉफ्टवेयर है ई डैग एलीट का, ये उसको सामने रखते हुए बनाई गई है। ताहम ये कोई भी स्कैनर इस गाइड को कंसल्ट करने के बाद, समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद जब आप कोई भी स्कैनर को आप लेते हैं तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत मददगार साबित होगी, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं उनको ना सिर्फ ये बताया गया है कि इस फ़लाँ बटन को दबाने के बाद आप फ़लाँ जगह पे पहुंचेंगे या फ़लाँ स्टेप करेंगे, फ़लाँ स्टेप करके, भले वो स्टेप क्यों है, उसका क्या मकसद है और उसका क्या मतलब है, उसकी अच्छे तरीके से वजाहत की गई है। ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक एकेडमी ऑफ पाकिस्तान बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में उर्दू ज़बान के अंदर ऑटोमोटिव की ट्रेनिंग के फ़रोग के लिए कोशा है, और हम जो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर है, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में जो हमारी फार्मल ट्रेनिंग के इदारे हैं या जो हमारी इनफॉर्मल ट्रेनिंग जो वर्कशॉप में जो लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं या उनको सिखाते हैं, ये इंशाल्लाह उसे काफ़ी आगे की चीज़ है। और ये जो स्कैनर गाइड है, स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाई है, इसमें ख़ास तौर पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम कि इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए हम अल्लाह करीम के शुक्रगुज़ार हैं कि इनकी मेहरबानी, करम और अता से हम इसको मुकम्मल कर सकने में कामयाब हुए। यहाँ पे अपने दोस्त अफजल भाई जो कि पाकिस्तान से हैं और ओमान में काम करते हैं, इनका ख़ास शुक्रगुज़ार हैं कि ये तमाम आइडिया इन्हीं का है जिसको अल्लाह करीम ने आज पाया तकमील तक पहुँचाया है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और इस गाइड को हम बेसिकली जो हमारा इंजन फंडामेंटल्स का कोर्स है उसका भी पार्ट बना रहे हैं, ताकि जब आप इंजन के मुख्तलिफ सिस्टम्स और उनकी वर्किंग को अच्छे तरीके से समझ लें तो फिर हमने उसके अंदर एक सेकंड मॉड्यूल उसी कोर्स के अंदर का पार्ट बनाया हुआ है, जिसमें हम जो इंजन का लाइव डाटा है, मुख्तलिफ पैरामीटर्स या मुख्तलिफ सेंसर्स की जो रीडिंग्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, और उसके साथ अब ये कपल हो जाएगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड, ताकि जो एक कोई बिगिनर है या कोई पहले से काम कर रहा है तो वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इंजन को समझे, इंजन फंडामेंटल्स को समझे, और साथ में इंजन के तमाम सिस्टम्स की वर्किंग का पता हो उसको, उसके जो इंजन के लाइव स्ट्रीम डाटा में जो रीडिंग्स आ रही होती हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, और फिर वो स्कैनर को इस्तेमाल करना अच्छे तरीके से जानता हो। तो इस तरह से ये एक होलसम कोर्स बन जाता है जो कि ऑटोमोटिव इंजन फंडामेंटल के नाम से है, और इसको आप सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। डीएलसी या ओबीडी कनेक्टर की तफसील गाइड पे जाने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो डीएलसी या ओबीडी कनेक्टर की तफसील है, और उससे भी पहले हम ये देख लेते हैं कि इस तरह से एक स्कैनर्स हमें मार्केट में आप लोगों ने आम देखे होंगे। ये ई डैग एलीट की डिवाइस है, छोटी सी ये डिवाइस है, और इसके साथ यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये एक एक्सटेंशन केबल है। इस एक्सटेंशन केबल का मकसद ये है कि इस एक्सटेंशन केबल को आप परमानेंटली इस डिवाइस के साथ लगा देते हैं, और जो इसका दूसरा हिस्सा है वो गाड़ी में लगाने के लिए गाड़ी में जो ओबीडी कनेक्टर की पोर्ट है जो आपको राइट साइड पे यहाँ पे नज़र आ रही है, अक्सर स्टीयरिंग कॉलम के राइट या लेफ्ट नीचे की तरफ अवेलेबल होती है, और बाज़ गाड़ियों में स्टीयरिंग की अपोजिट साइड के ऊपर भी बाज़ों का एक पैनल उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है जिसको आप उतार सकते हैं, और फिर डीएलसी कनेक्टर अवेलेबल होता है। और पाकिस्तानी वेरिएंट जो गाड़ियाँ हैं उनमें नीचे की तरफ अक्सर लगा होता है। होंडा में स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड के ऊपर इस कॉर्नर के ऊपर होता है, और जो टोयोटा है उसमें स्टीयरिंग के राइट साइड पे होता है। ये एक फॉरेन इंपोर्टेड गाड़ी है, बाहर की गाड़ी है, जिसमें स्टीयरिंग ही लेफ्ट साइड पे, जबकि हमारी गाड़ियों के अंदर राइट साइड पे होता है। तो जब आप एक्सटेंशन केबल इस पे लगा देते हैं तो आपको इसके जो आगे जो मेल पोर्शन इसका है इसके अंदर, इस कनेक्टर के अंदर, वो ख़राब नहीं होता, परमानेंट ये लगा रहता है। अगर ये केबल ख़राब भी हो जाए तो ये 1000 से 1500 में आती है, ये तब्दील हो सकती है। और यहाँ पे कनेक्टर के अंदर इसको आप मुख्तलिफ गाड़ियों में जब रिमूव इंस्टॉल करते हैं तो ये कनेक्टर जो है ना, अगर ख़राब भी होगा तो ये चीज़ ख़राब होगी, आपकी डिवाइस ख़राब नहीं होगी। तो बेसिकली सेफ्टी के लिए। और फिर कुछ जगहों पे गाड़ी के अंदर एक्सेस इस तरह की होती है कि डिवाइस सीधी वहाँ पे डायरेक्ट खुद से नहीं लग सकती, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक एक्सटेंशन केबल को इस्तेमाल करते हैं। फिर ई डैग एलीट या
किंग जो थिंककार का जो सॉफ्टवेयर है थिंकडैग के लिए, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले के ऊपर ईडैग भी अवेलेबल है, थिंककार का, थिंकडैग के लिए थिंककार का सॉफ्टवेयर थिंककार प्लस के नाम से अवेलेबल है, जिसको आप जाके इंस्टॉल करते हैं। जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो वेलकम टू लॉगिन की जो स्क्रीन आती है, आप उसको एक्सेस करते हैं और वहाँ पे आप अपनी, सबसे पहले जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो अपना आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसमें आप अपनी ईमेल डालते हैं और उस ईमेल के अगेंस्ट कोई भी पासवर्ड जो कि आपने हमेशा याद रखना है वो डालते हैं, क्योंकि बाज़ों का जिस तरह से ईडैग एलीट है वहाँ पे शायद पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन भी शायद आपको प्रॉब्लमेटिक बन जाए, थोड़ा सा कम्बरसम बन जाए। तो बेहतर ये है कि जो भी आप अकाउंट डाल रहे हैं, याद रखिए कि अपनी ईमेल का पासवर्ड यहाँ पे नहीं डालना, यहाँ पे कोई नया पासवर्ड डालना है जो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप लॉगिन करने के लिए। इसको याद रखने का फ़ायदा ये है कि अगर सॉफ्टवेयर यहाँ पे अनइंस्टॉल हो जाता है, फ़ोन ख़राब हो जाता है, किसी और डिवाइस पे आप जाना चाहते हैं, तो आप अपनी ईमेल और यहाँ पे जो आपने पासवर्ड दिया है उसके साथ आप उसको कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हैं। जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो उससे अगला स्टेप आता है कि आप अपनी डिवाइस को रजिस्टर करें। डिवाइस को रजिस्टर करने के लिए वो एक्टिवेशन का एक वो मांगता है कि जी आप सीरियल नंबर दें अपनी डिवाइस का। एक्टिवेशन ये वन टाइम होता है, आप अपने अकाउंट के अगेंस्ट जब इस सीरियल नंबर और एक्टिवेशन कोड को रजिस्टर कर लेंगे तो फिर ये डिवाइस कहीं भी चली जाए, ये उस वक्त तक नहीं इस्तेमाल हो सकती जब तक आपका अकाउंट और पासवर्ड ना लगे, या आपका अकाउंट और पासवर्ड किसी और के पास है और उसमें ये डिवाइस सीरियल नंबर आप कोई और इस सीरियल नंबर और एक्टिवेशन कोड को फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता जब आपने अपने अकाउंट के अगेंस्ट इसको कर दिया। ये जब आप एक्टिवेट प्रेस करेंगे, एक्टिवेट हो जाएगा, फिर वो सॉफ्टवेयर की अपडेट मांगेगा कि लेटेस्ट वो हो जाए। अब इसमें होता ये है, भले थिंककार है या ये ईडैग एलीट है, इसमें आप सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करते हैं, फिर उसमें जाके जो गाड़ी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस गाड़ी का भी सॉफ्टवेयर, उसको भी आप अपडेट करते हैं। उसमें जो थिंकडैग है उसमें आपको यहाँ पे थिंककार के सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सपायरी डेट मिलेगी, जबकि ईडैग एलीट जो कि लाइफ टाइम फ्री सॉफ्टवेयर है उसमें जब आप कोई भी गाड़ी अपडेट करेंगे तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, क्योंकि वो लाइफ टाइम अवेलेबल है। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ अर्से के बाद, ये होंडा का आपने एक दफ़ा डाउनलोड कर लिया सॉफ्टवेयर, आप दोबारा कुछ अर्से के बाद इसको इस्तेमाल करने जाएँ तो फिर वो दोबारा मांगे, तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्ट करना होगा। होता ये है कि गाड़ियों के अंदर जो पीछे से कंपनी है, ईडैग एलीट है या थिंककार है, वो मुसलसल उसमें कोई बग आता है, कोई रिपोर्ट होता है कि कोई प्रॉब्लम है जिसमें किसी गाड़ी को उसने पिक नहीं किया, या उसमें कोई चीज़ फर्दर वो मजीद एनहांस कर रहे होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर फिर अपडेट आ जाती है, जिसकी वजह से आपको लाजमन इसको अपडेट करना पड़ता है। अब डीएलसी कनेक्टर जो हमने वहाँ पे देखा है, डीएलसी कनेक्टर, उसमें उसकी तफसील ये है, उसकी शेप आपने यहाँ पे देखी है, मैं दोबारा भी आपको दिखा देता हूँ कि ये इस जगह के ऊपर अगर आप राइट साइड के ऊपर टॉप पे देखें, ये डीएलसी कनेक्टर है और इसी की स्कीमेटिक यहाँ पे शो की गई है। यहाँ पे इंग्लिश में है और इस तरफ को उर्दू में मैंने यहाँ पे शो किया है। इसके अंदर तक 16 पिन्स होती हैं, 8 पिनें ऊपर की तरफ होती हैं, जो गाड़ी के ऊपर जो कनेक्टर लगा होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और 8 पिन्स नीचे की तरफ होती हैं। लेफ्ट टू राइट हम इसको काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 5 6, जिस तरह से ये नंबर लगे हुए हैं ऊपर 1 से लेके 8 तक, और फिर 9 से लेके 16 तक। तो इसमें 3 पिन्स, जो 3 से 5 पिन्स हैं, उनको आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत है कि जो पहली पिन है वो फर्स्ट ये पिन है, और 4 और 5 को आपने याद रखना है। 4 हमेशा चेसी ग्राउंड होगा हर गाड़ी के अंदर, और 5 हमेशा सिग्नल ग्राउंड होगा हर गाड़ी के अंदर, और 16 जो है ये इसमें भले इग्निशन ऑन हो या ऑफ हो, यहाँ पे जो बैटरी वोल्टेज हैं वो यहाँ पे अवेलेबल परमानेंटली होते हैं। तो ये दो, ये और तीसरी ये पिन जब तक नहीं होगी, आपका जो स्कैनर इसमें कनेक्टर में लगेगा वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि स्कैनर भी एक तरह से एक ईसीयू ही है, और उस ईसीयू को जब तक ये चेसी ग्राउंड, सिग्नल ग्राउंड और ये 16 वोल्ट मेमोरी नहीं मिलेगी, वो स्कैनर पावर अप नहीं होगा। जब स्कैनर पावर अप नहीं होगा, भले कम्युनिकेशन की यहाँ पे पिन्स अलाइव भी हों, तो वो किसी किस्म की ना वो उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, ना रिसीव कर सकता है, ना ट्रांसमिट कर सकता है। अगली चीज़ ये है कि जो OBD2 पोर्ट है उसके अंदर 6 नंबर पिन और 14 नंबर पिन, सी कैन हाई की लाइन है 6 नंबर, और 14 नंबर जो सी कैन कह लें, कम्बस्टिबल कैन लो की लाइन है, जिसको हाई स्पीड कैन भी कहते हैं। ये हाई स्पीड की 6 और 14 जो हमें जनरली हमारे लोगों को पता होता है, तो इसके ऊपर डायग्नोस्टिक डाटा आता है।
तमाम ECUs का जनरली जो पाकिस्तान वेरिएंट्स हैं 2016-17 तक, उनमें तमाम जो ECUs गाड़ी में लगे होते हैं उन सब का जो डायग्नोस्टिक डाटा होता है मोस्टली 6 और 14 पे आ रहा होता है, जिसको स्कैनर यहाँ से रीड करता है। तो स्कैनर के फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि 4 नंबर 5 नंबर पे ग्राउंड का अवेलेबल होना, 16 नंबर पे 12 वोल्ट मेमोरी का अवेलेबल होना, और फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक डाटा जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो आप कोड रीड करते हैं, फॉल्ट कोड्स वगैरह रीड करते हैं मुख्तलिफ ECU से, गाड़ी के अंदर जनरली हमारे यहाँ की जो 2012, 13, 14, 15 तक की गाड़ियाँ, उसमें बहुत कम जो मेन ECUs हैं बहुत कम है। मिसाल के तौर पे उसमें ABS का हो जाएगा, SRS का एक मेन ECU हो जाएगा, एक आपका जो है ना ECM हो जाएगा जो कि इंजन का है, और एक ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ECU हो जाएगा, या कुछ गाड़ियों के अंदर वो भी कंबाइन होता है ECM के साथ। तो उनका डाटा मोस्टली 6 और 14 के ऊपर डायग्नोस्टिक डाटा, यानी कि फॉल्ट कोड को क्लियर भी जो स्कैनर करता है वो इन्हीं 2 पिनों की मदद से करता है, और फिर उसमें जो लाइव डाटा वो रीड करता है वो भी इन्हीं 2 पिनों के ऊपर वो डाटा स्कैनर के ऊपर आता है और फिर आपकी टैब के ऊपर या फ़ोन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। इसी तरह से जो आप एक्चुएशन टेस्ट या कैलिब्रेशन करते हैं वो भी 6 और 14 के थ्रू ही हो रहा होता है। अब कुछ गाड़ियों में आप देखते हैं जो पाकिस्तान असम्बल है उसमें ये K लाइन 7 पे भी एक पिन नज़र आ रही है जहाँ पे मेटालिक, बाकी हमें ब्लैंक होती है और यहाँ पे मेटालिक टर्मिनल नज़र आता है बाकायदा, और कुछ गाड़ियों में 7 के अलावा इसके नीचे वाली 15 पिन, ये K लाइन और L लाइन है बेसिकली। कुछ गाड़ियों में सिर्फ K लाइन आती है, कुछ गाड़ियों में K और L आती है। K अकेली हो या K और L इकट्ठी हो, बेसिकली एक ही नेटवर्क है। L लाइन बेसिकली जो कम्युनिकेशन जब K लाइन पे इनिशिएट होती है तो ये इंडिकेशन देता है कि जी, एक सिग्नल देता है जो स्कैनर को या किसी ECU को बताती है कि जी यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट होने लगी है, और K लाइन के ऊपर वो डाटा लेके आता है डायग्नोस्टिक डाटा। अब होता ये है कि एक तो गाड़ी के अंदर ECM हमने सुना हुआ है, इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि ABS, बाज़ औक़ात बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल को डायरेक्टली K लाइन से एक डाटा की लाइन ली जाती है या 2 ली जाती हैं, और उसके ऊपर बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल का जो डाटा है वो इसके ऊपर कम्युनिकेट कर रहा होता है। यानी कि स्कैनर जब आप लगाएंगे तो वो बकिया जो ECMs और ECUs हैं उनका डाटा, डायग्नोस्टिक डाटा इन लाइनों पे आएगा, जबकि जो ECU इस K लाइन के साथ मुंसलिक है उसका डायग्नोस्टिक डाटा इस लाइन के ऊपर आएगा। अब इसी तरह से ये जो बकिया यहाँ पे जो मुख्तलिफ पिन्स नज़र आती हैं, जनरली आप गाड़ियों में देखेंगे ब्लैंक होंगी। ये 2 और 10 मुख्तलिफ गाड़ियाँ, फोर्ड वगैरह कंपनी अमेरिका में उसने ये प्रोटोकॉल यूज़ किया था जो कि अभी भी कुछ गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, तो उनका डायग्नोस्टिक डाटा इन 2 पिनों पे आता है। ये अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने क्लासिफाई किया हुआ है कि जो रेड कलर की पिन्स हैं जो यहाँ पे आपको 9, 11, 12, 13, 1, 3 और 8, ये मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक है। मतलब ये है कि कोई जो मैन्युफैक्चर गाड़ियों का मैन्युफैक्चर है वो अगर इनके ऊपर डायरेक्टली किसी ECU से डायग्नोस्टिक डाटा इन पिनों पे लाना चाहता है तो वो इन पिनों को इस्तेमाल कर सकता है। हर कोई अपनी मर्जी से इसके ऊपर, हो सकता है वो कैन को ले आए, हो सकता है किसी और को ले आए। गाड़ियों के अंदर जो है ना, जो बाहर की गाड़ियां या 20, 17, 18 से ऊपर की जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें हाई स्पीड कैन के एक से ज़्यादा नेटवर्क इंस्टॉल किए गए हैं, एम्प्लॉय किए गए हैं। तो जो इंजन है वो लाजमन 6 और 14 पे उसका डाटा यहाँ पे ECM का लाजमन इधर आना है, क्योंकि ये OBD2 स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि 6 और 14 पे हाई स्पीड कैन की लाइनें हों, और हाई स्पीड कैन के ऊपर ECM तो लाजमन डायग्नोस्टिक डाटा उसका इधर आएगा। अब बाकी अब मैन्युफैक्चर की मर्जी है कि बकिया जो 3-4 और ECU का डाटा भी इसी पे लेके आते हैं या वो कोई और पिन इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, तो ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर। बहरहाल OBD2 स्टैंडर्ड के हिसाब से 1, 3, 8, 9, 11, 12 और 13 वो पिन हैं जिसको कोई भी मैन्युफैक्चर किसी भी उसके लिए डायग्नोस्टिक डाटा की लाइनों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फिर मखसूस नेटवर्क प्रोटोकॉल्स OBD2 स्टैंडर्ड जो एक बना हुआ है स्टैंडर्ड इंटरनेशनली, जिसको पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जाता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि 6 और 14 पे हाई स्पीड कैन आएगी और इसके ऊपर लाजमन जो ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक यानी कि इंजन का जो डाटा है वो इसी पे लाजमन आएगा, बाकी डाटा उनकी मर्जी है। इसी तरह 7 और 15 पे K और L लाइन आएंगी, और 2 और 10 के ऊपर ये जो प्रोटोकॉल है J1850 उसकी प्लस और माइनस 2 लाइनें इसकी भी हैं, तो इस पे ये डाटा आएगा। और पावर ग्राउंड जैसे मैंने आपको बताया 4 और 5 पे हमेशा कोई भी गाड़ी आप पकड़ेंगे उसकी 4 और 5 पिन के ऊपर चेसी ग्राउंड और सिग्नल ग्राउंड होगा, और ये जो पावर है 12-16 नंबर के ऊपर हमेशा ये पावर आएगी।
और ये चेसी ग्राउंड और सिग्नल ग्राउंड में थोड़ा सा फ़र्क होता है। सिग्नल ग्राउंड बहुत सेंसिटिव होता है और इसमें करंट बहुत कम फ्लो कराया जाता है और इसके आगे इस यूज़ के साथ इसका ताल्लुक होता है जिसके अंदर जनरली कोई रेजिस्टेंस लगाई जाती है और इस ग्राउंड को में से बहुत कम करंट पास होता है क्योंकि इसने सिग्नल की जो वैल्यू होती है या बहुत मिकदार होती है वो काफ़ी कम होती है। बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 5 वोल्ट का सिग्नल होता है, तो उससे करंट भी बहुत कम फ्लो कराता है और ये मेक श्योर करने के लिए, तो इसी वजह से इसको, अदरवाइज इन दोनों में अगर आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आपको दोनों में कंटिन्यूटी मिलेगी। तो बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है और इसी की एक इंग्लिश डिपिक्शन है। तो मेन एम ये था कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग दी जाए क्योंकि आपका स्कैनर जो है ना, स्कैनर गाइड पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो स्कैनर है उसने आके इसी ओबीडी पोर्ट के साथ आके लगना है और सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आपका स्कैनर पावर अप हो और पावर अप होने के लिए 4 और 5 पे चेसी ग्राउंड और सिग्नल ग्राउंड की ज़रूरत होती है और 16 नंबर के ऊपर 12 वोल्ट की या बैटरी वोल्टेज मौजूद होना ज़रूरी है। और अगली चीज़ फिर आ जाती है कि उसकी जो डायग्नोस्टिक डाटा जिन लाइनों पे आ रहा है, जिनमें से 6 और 14 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन डाटा डायग्नोस्टिक का डाटा इसी पे आता है और किसी किसी में इससे ज़्यादा पिनें भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये आज तक का जो लेक्चर था इसी पे हम इसको कल्मिनेट करते हैं और अगले लेक्चर में हम फिर इंशाल्लाह इसका जो सॉफ्टवेयर का जो फर्स्ट पेज है उससे स्टार्ट करेंगे। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।